नमस्कार। भूगोल के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने भूगोल के परिचय में जाना था कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित विभिन्न भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन पृथ्वी का ये जो धरातल है ये अपने आप में एक विलग या पृथक इकाई नहीं है। ये अपने अंतरतम से और बाह्य वातावरण दोनों से जुड़ा हुआ है, और न केवल एक जुड़ा हुआ है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है। इसलिए यदि हमें भूगोल का अध्ययन करना है, पृथ्वी तल का संपूर्ण अध्ययन करना है, तो हमें पृथ्वी के अंतरतम का और साथ ही साथ पृथ्वी के बाह्य जो उसका अन्य आकाशीय पिंडों के साथ संबंध है, उस संबंधों को भी एक सामान्य रूप में जानना आवश्यक है। तभी हम आसानी से समझ सकेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या है और उनका संपूर्णता से अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। आज की ये कक्षा भी कुछ इसी पर निर्भर है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक विलग इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि ये एक परिवार का हिस्सा है। एक परिवार जिसमें पृथ्वी के अलावा अन्य भौगोलिक पिंड भी हैं जो पृथ्वी के साथ लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसके द्वारा पृथ्वी में कुछ परिवर्तन भी कर रहे हैं। पृथ्वी का जो सबसे को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवार है वो है सौर मंडल या सौर परिवार। आज इसी सौर मंडल या सौर परिवार का एक सामान्य सा परिचय हम लोग यहाँ लेना चाहेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी और उसके अन्य आकाशीय पिंड एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। इन सब की जानकारी एक सामान्य रूप में हम इस लेक्चर के माध्यम से लेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है सौर मंडल, एक सामान्य परिचय। यदि हम बात करें सौर मंडल की, तो सौर मंडल वास्तव में सूर्य, उसके 8 ग्रह मुख्य जो हैं, कम से कम 3 ड्राफ्ट प्लेनेट या बौने ग्रह जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, जैसे धूमकेतु, ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो, तथा इन ग्रहों के मध्य के जो बीच जो स्थान है उसको सौर मंडल में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि सौर मंडल का घटक क्या हुआ, सूर्य, उसके 8 मुख्य ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, कुछ अन्य भौगोलिक पिंड, खगोलिक पिंड जिसमें कि हम धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि को शामिल करते हैं, और उन ग्रहों के बीच का स्थान सौर मंडल कहलाता है। एक एक करके हम इन सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों की सामान्य जानकारी एकत्रित करना चाहेंगे इस कक्षा के माध्यम से। जो पहला, यदि एक पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, ये है हमारा सोलर सिस्टम, एक विहंगम दृश्य। जो सबसे बड़ा एक आग्नेय पिंड के रूप में नजर आ रहा है ये है सूर्य, जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड है। इसके अलावा आपको 8 ग्रह भी कक्षा में गति करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड नजर आ रहे हैं जिनको मैंने कहा था धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि हैं। इनके बारे में हम चर्चा डिटेल से करेंगे इसी कक्षा में। और बाहर की तरफ आपको कुपर बेल्ट वगैरह नजर आ रही है। तो ये एक पूरा दृश्य है हमारे सौर मंडल का। अब इसके एक एक खगोलीय पिंड को, एक एक सदस्यों को हम डिटेल से इसका अध्ययन करते हुए चलते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड सौर मंडल का सूर्य। सूर्य इस सौर मंडल के मध्य में स्थित है और सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहला, संपूर्ण सौर मंडल का यदि द्रव्यमान की बात की जाए, यदि इसका कुल द्रव्यमान देखा जाए तो उसका 99.8% भाग केवल मात्र सूर्य का ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सौर मंडल का अधिकांश द्रव्यमान है वो सूर्य में केंद्रित है। सूर्य एक गैसीय पिंड है, ये ठोस नहीं है बल्कि गैसों के मिश्रण के द्वारा निर्मित है। सूर्य के कुल द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन और 28% भाग हीलियम है। 2% भाग अन्य धातु या गैसें हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग जो है वो हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में उपस्थित है। वस्तुतः सूर्य एक सामान्य प्रकार का तारा है।
यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, तारा। देखिए, यदि हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रह। इसके विपरीत हम सूर्य के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है तारा या स्टार। देखिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है यह हमें समझना है। स्टार या तारा वह खगोलीय पिंड है जो अपनी स्वयं की ऊर्जा विकसित करता है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो मुख्य प्रक्रिया जिम्मेदार है वो है नाभिकीय संलयन। हम जानते हैं नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के छोटे नाभिक जो हैं वो आपस में फ्यूज होकर संलयित होकर एक बड़ा हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो तारा जो है वह खगोलीय पिंड होता है जिसमें स्वयं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होती है, जिसके द्वारा वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसे मैं सामान्य आकार का तारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो आकार है, यदि हम पूरे ब्रह्मांड के अन्य तारों की तुलना की जाए तो इसका आकार न तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा। एक सामान्य आकार का तारा है जो लगातार संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। यदि सूर्य की अनुमानित आयु के बारे में चर्चा की जाए तो वैज्ञानिकों ने अपने शोध के द्वारा ये पाया है कि सूर्य जो है उसका जीवन काल या वर्तमान में जो इसकी आयु है वो 5 बिलियन वर्ष आंकी गई है, तथा जो हाइड्रोजन अभी उसके अंदर उपलब्ध है, यदि उस हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर जाना जाए तो यह 5 बिलियन वर्ष आगे तक और जीवित रहेगा। अर्थात सूर्य ने अपनी आधी आयु कंप्लीट कर ली है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज सामने स्पष्ट होती है। एक लाइन यहाँ पर मैंने कही है, हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर। देखिए, हमने कहा है कि सूर्य जो है वो एक गैसीय पिंड है जिसमें लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होती जा रही है और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजन के एटम लगातार हीलियम में परिवर्तित होते चले जाते हैं और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात लगातार हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाएगा, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब सारा का सारा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है उसके लिए जो कच्चा पदार्थ है जिसको हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, जब वही समाप्त हो जाएगा तो सूर्य धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन वो समाप्ति का जो समय है वो वर्तमान से 5 बिलियन वर्ष बाद का आंका गया है। इस समय तक हाइड्रोजन समाप्त होकर सूर्य अपने आप में समाप्त हो जाएगा। देखिए, सूर्य की जो समाप्ति का चरण है उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जिसको मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। एक शब्द आता है रेड जाइंट, लाल दानव तारा, और जो दूसरा शब्द आता है वो सफ़ेद बोना तारा। देखिए, सूर्य वर्तमान से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा उसकी आयु आगे की ओर बढ़ेगी, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो वर्तमान स्वरूप से परिवर्तित होकर लाल दानव तारे में परिवर्तित होता चला जाएगा। थोड़ा सा समझना है कि लाल दानव तारा वास्तव में होता क्या है। यदि हम वर्तमान सूर्य की स्थिति को देखें तो ये हमारा वर्तमान में सूर्य है। इसके मध्य में एक कोर है और इस कोर में ही सर्वाधिक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित हो रही है। तो सर्वाधिक ऊष्मा जहां उत्पन्न हो रही है वो ये कोर वाला हिस्सा है। यहां तीव्र गति से नाभिकीय संलयन हो रहा है। यहां तीव्र गति से जो हाइड्रोजन है के एटम जो है वो हीलियम के एटम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ऊष्मा का उत्सर्जन होता चला जा रहा है। लेकिन यह हाइड्रोजन की जो उपलब्धता है वो अनंत काल तक नहीं है। धीरे धीरे यह हाइड्रोजन समाप्त होता चला जाएगा। सूर्य का जो कोर है इसका जब हाइड्रोजन समाप्त होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो मुख्य रूप से इसके केंद्र में संपादित हो रही है ये अब बाहर की तरफ होनी प्रारंभ हो जाएगी और जो कोर यहाँ तक सीमित था वो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता चला जाएगा। जो नाभिकीय संलयन की मुख्य क्रिया यहाँ कोर में संपादित हो रही थी अब बाहर की तरफ होनी प्रारंभ हो जाएगी क्योंकि अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कम होती चली जा रही है। फलस्वरूप नाभिकीय संलयन की क्रिया बाहर होने से ऊर्जा का जो चक्र है या स्रोत है वो विस्तृत होता चला जाएगा। फलस्वरूप जो सूर्य की वर्तमान आकार है वो आकार बढ़ता चला
जाएगा। इस अवस्था के सूर्य को रेड जाइंट स्टार कहा जाता है, जिसके मध्य कोर में हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता जा रहा है और बाहरी भागों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक और प्रक्रिया यहां पर प्रारंभ होती है, भारी नाभिक जो है उसमें संलयन होना। अभी तक हाइड्रोजन में संलयन हो रहा था, लेकिन जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो यह स्थान हाइड्रोजन की बजाय हीलियम ले लेगा। फलस्वरूप और भी तेज गति से इसके जो बैटर या पदार्थ है उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। इस अवस्था में आने के बाद धीरे धीरे संपूर्ण जो संलयन का पदार्थ है वो समाप्त होता चला जाएगा और ये जो जाइंट बड़े आकार का, सूर्य जब मृत होने की ओर होगा तो उसके आकार में वृद्धि होती चली जाएगी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि अनेक ग्रह, यहाँ तक कि बुध, शुक्र और पृथ्वी तक भी इसके दायरे में आ जाएंगे और वो इसके आकार के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। इस अवस्था के बाद जो नेक्स्ट अवस्था आएगी उसमें चूंकि ये पदार्थ जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, सूर्य के जो ताप है या ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसका आकार अब फिर से कम होता चला जाएगा क्योंकि नाभिकीय संलयन जिसने इसके आकार में बढ़ोतरी कर रखी है वो समाप्त होता जा रहा है, इसका आकार कम होता चला जाएगा, ये इसका तापमान में कमी होती चली जाएगी, इसके ऊर्जा उत्सर्जन की दर में कमी होती चली जाएगी और ये धीरे धीरे सफ़ेद रंग लेता हुआ एक बादलों के, गैसीय बादलों के रूप में आकार ग्रहण करके ठंडा होता होता मृत हो जाएगा। उस अवस्था के सूर्य को हम सफ़ेद दानव या वाइट ड्वार्फ स्टार के नाम से जाना जाता है। अर्थात सूर्य जो है वो आज से 5 मिलियन वर्ष बाद धीरे धीरे पहले रेड जाइंट और उसके बाद वाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होता हुआ समाप्त हो जाएगा। सूर्य के बारे में कुछ सामान्य तथ्य यदि हम देखें, सूर्य का व्यास जो है वो लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। जो इसका डायमीटर है यहाँ से लेकर वर्तमान जो सूर्य है यहाँ से लेकर यदि यहाँ तक के बीच का दूरी देखी जाए तो वो 13,90,000 किलोमीटर है। देखिए, मैंने आपसे चर्चा की है कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया और मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इसके कोर में संपादित हो रही है वर्तमान में। इसलिए सर्वाधिक तापमान सूर्य में पाया जाएगा कहीं तो वो होगा इसका कोर। इसके कोर का जो आंतरिक जो तापमान है वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके जो बाहरी सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अर्थात चूंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने की वजह से यहाँ का तापमान, इसके कोर का तापमान बाहरी सतह के तापमान की तुलना में अत्यधिक ज़्यादा है। यदि इसके घूर्णन काल के बारे में चर्चा की जाए, चूंकि हम जानते हैं सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है और समस्त खगोलीय पिंड 2 प्रकार की महत्वपूर्ण गतियां संपादित करते हैं, एक घूर्णन और दूसरा परिभ्रमण। घूर्णन में हम जानते हैं कोई भी वस्तु अपने ही एक्सिस के ऊपर, यदि ये इसको हम सूर्य माने तो ये अपने ही एक्सिस के ऊपर जो घूर्णन कर रही है उसे कहा जाता है घूर्णन। और दूसरी जो गति है उसमें किसी अन्य केंद्र के चारों तरफ गति करती है, उसे कहते हैं परिभ्रमण गति। तो जो सूर्य की घूर्णन गति है या घूर्णन काल है, घूर्णन काल का मतलब एक पूरा स्टार्ट करके और वापस उसी स्थान पर घूमकर वापस पहुंच जाने का जो समय है वो घूर्णन काल कहलाता है। वो 25 से 36 दिन है। यहाँ दिनों का मतलब 25 से 36 डेज। देखिए, मैं एक चीज और यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा, जो दिन शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो दिन पृथ्वी के दिन के सापेक्ष है। ठीक है, तो यहां पर मतलब 25 से 36 दिनों का मतलब क्या हुआ? अगर दिन क्या होता है, जब कोई भी खगोलीय पिंड, यदि उसके परिप्रेक्ष्य में दिन की चर्चा की जाए तो कोई भी खगोलीय पिंड यदि अपने पूरे एक्सिस पे घूर्णन काल जो उसका होता है वो उसके लिए एक दिन होता है। इसलिए हम यहाँ पर जो दिन शब्द इस्तेमाल करेंगे इस पूरे लेक्चर के दौरान वो दिन किसके सापेक्ष होगा? पृथ्वी के घूर्णन काल के सापेक्ष, जो कि लगभग 24 घंटे है। तो सूर्य को अपने पूरे एक्सिस पे, अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करने में 25 से 36 दिन का समय लगता है। एक विशेष बात आपको शायद नजर आ रही होगी कि यहां पर मैंने दो अलग अलग आंकड़े दिए हैं, 25 और 36।
जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो घूर्णन काल है वो एक ही है, लगभग 24 घंटे। तो ऐसा सूर्य में दो अलग अलग आंकड़े कैसे आ रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी क्या है, ठोस है बाहर से, इसलिए पृथ्वी का कोई भी हिस्सा जब घूर्णन करता है तो वो समान समय लेता हुआ घूर्णन करेगा। यदि एक ठोस वस्तु है और उसको यदि घुमाया जाए तो उसका प्रत्येक हिस्सा, चाहे वो ऊपर वाला हिस्सा हो, नीचे वाला या बीच वाला, समान दर से घूर्णन करता है, क्योंकि वो आपस में ठोस होने की वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन सूर्य जो है वो एक गैसीय पिंड है, और गैसीय पिंड होने की वजह से जब ये घूर्णन करता है तो इसका जो मध्य वाला भाग है, जो कि भूमध्य रेखा की तरह, जिसको हम मान सकते हैं पृथ्वी के सापेक्ष में, इसकी गति और इसके जो ध्रुव वाले हिस्से हैं उसकी गति जो है वो भिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि ये ठोस ना होकर एक गैसीय भाग है। इसलिए घूर्णन काल जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर तीव्र गति से घूर्णन करता है भूमध्य रेखा के निकट की गैसीय जो मैटर है, और इसके ध्रुवों की तरफ का जो गैसीय मैटर है या जो गैसीय पदार्थ है वो धीमी गति से घूर्णन करता है। इसकी अनुमानित आयु हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 5 बिलियन ईयर्स। और मुख्य रासायनिक घटक जिसका ये सूर्य बना हुआ है वो है हाइड्रोजन। दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जिसको हम यहां चर्चा करना चाहेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दो घटनाएं जो आपके सामने नजर आ रही है, सौर कलंक, सन स्पॉट्स या सौर पवने, सोलर विंड्स कहते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल को और धरातल को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसलिए इन दो चीजों को समझना और जरूरी है। सौर कलंक या सन स्पॉट, जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है, कुछ सूर्य के जो बाह्य वातावरण है उसके ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट या काले धब्बे से आपको नजर आ रहे होंगे इस चित्र के अंदर। इन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। इनकी संख्या लगातार परिवर्तित होती जाती है और ऐसा माना जाता है कि 11 वर्ष का एक चक्र या जीवन चक्र होता है जिसमें इनकी संख्या अधिकतम होती है और फिर धीरे 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 कम होती चली जाती है। ये वास्तव में सौर कलंक या सन स्पॉट्स है क्या, उसको भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, क्योंकि जब हम आगे वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर इस चीज के बारे में काफी अधिक जानकारी हमें चाहिए होगी। देखिए, ये हमारा सूर्य है और सूर्य के प्रत्येक भाग पर जो है लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होती जा रही है, लगातार उत्सर्जन होता जा रहा है। लेकिन कुछ खास स्थान ऐसे होंगे सूर्य के ऊपर जहां पर तापमान जो है वो बाकी क्षेत्रों की तुलना में कम होगा। बाकी क्षेत्रों की तुलना में कुछ विशेष स्थान ऐसे होते हैं जिनका तापमान कम होगा। ये कम तापमान वाले जो स्थान है यही वास्तव में सोलर स्पॉट होते हैं। बाकी इनके आसपास के क्षेत्रों की तुलना में इनका तापमान काफ़ी कम होता है। हमने जैसा कि चर्चा किया था कि सूर्य के बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसी स्थिति में इन जो स्पॉट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूंकि तापमान में अंतर होता है इसलिए ये अलग स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं, इसीलिए इनको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनके तापमान में अंतर क्यों होता है या इनका तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम क्यों होता है। तो यहाँ एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। देखिए, जब कभी भी किसी स्थान पर, मान लीजिए ये एक स्थान है ए, इस स्थान पर यदि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से संपादित होती है तो क्या होगा कि यहाँ का जो मैटर है वो मैटर, चूंकि प्रक्रिया बहुत तीव्र है, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए ऊष्मा के साथ साथ जो गैस है वो गैस भी उस क्षेत्र से छिटककर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो यदि इस स्थान पर जो मैटर था, जो गैस था, यदि वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा छिटककर बाहर की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर उस पदार्थ की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आपके चित्र के अंदर जो सौर कलंक के साइड वाला जो चित्र आपको नजर आ रहा है उसमें यदि आप देखें तो आपको वहाँ पर कुछ ज्वालामुखी तरह की स्थितियां नजर आ रही है जिसमें मैटर बाहर की तरफ उछलता जा रहा है। ये जो आपको डार्क कलर का मैटर बाहर की तरफ उछलता जा रहा है यही वास्तव में सोलर स्पॉट है। यहाँ पर जो मैटर था वो चूंकि प्रक्रिया के द्वारा बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। एक और कंसेप्ट यहाँ पर होता है सोलर विंड्स या सौर पवने। देखिए,
हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा लगातार ऊर्जा का सौर विकिरणों के रूप में उत्सर्जन कर रहा है। न केवल सूर्य सौर विकिरणों का उत्सर्जन करता है, बल्कि कभी कभी इतनी अधिक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होने की वजह से विकिरणों के साथ साथ चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको हम कह सकते हैं आवेशित कण, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, उनका भी उत्सर्जन करता है। देखिए, सौर विकिरण जो है वो केवल एक ऊष्मा का प्रकार है, या जिसको हम कह सकते हैं ऊर्जा का प्रकार है, लेकिन उसके साथ साथ यदि गैसीय पदार्थों का भी उत्सर्जन होने लगे, जिसमें कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्रमुख होते हैं, तो उनको वो जो उत्सर्जन है उसे सोलर विंड्स कहा जाता है। ये सोलर विंड्स हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में भी कई बार प्रवेश कर जाती हैं, और इनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे यहाँ पर जो सैटेलाइट सिस्टम है या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि वो सभी जो है वो वेव्स के ऊपर काम करती हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये उन वेव्स के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ पर भी पड़ता है। इसलिए सोलर विंड्स जो वहाँ पर सौर इलेक्ट्रॉन्स का जो ज़्यादा उत्सर्जन हुआ, उसका स्पष्ट प्रभाव पृथ्वी पर भी नजर आता है। तो सौर कलंक और सौर पवने, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सूर्य से जुड़े हुए, लेकिन इनका सीधा सीधा संबंध पृथ्वी के साथ भी है।